बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में नैना नाम की एक लड़की अपनी माँ सावित्री और अपने पिता कपिल के साथ हंसी खुशी से रहा करती थी। नैना की माँ घर के काम किया करती थी और नैना के पिता कपिल सब्जियाँ बेचकर अपने घर का गुजारा किया करते थे। कपिल की जितनी भी कमाई होती थी उनसे वो अपने घर का खर्चा और अपनी बेटी की पढ़ाई का खर्च उठाया करता था। एक दिन सब्जी बेचते समय एक गाड़ी से कपिल का एक्सीडेंट हो जाता है और उसके पैर में चोट लग जाती है। अब कपिल से उठा भी नहीं जाता था। ये सब देखकर नैना की माँ बहुत दुखी होती है। कपिल के इलाज की चिंता की वजह से सावित्री भी अक्सर बीमार रहने लगी थी, जिसके कारण नैना के ऊपर घर की सारी जिम्मेदारियाँ आने लगी थी। नैना जैसे तैसे अपने घर के काम संभालती है और एक दिन नैना अपनी माँ से कहती है, माँ, गांव में सब्जियाँ बेचने पर उतने पैसे नहीं हो पाते हैं जिससे हम पिताजी का इलाज करवा सके। यहाँ तक कि हम एक वक्त का खाना भी ठीक से नहीं खा पा रहे हैं। माँ, मैं सोच रही हूँ कि मुझे पैसे कमाने के लिए शहर चले जाना चाहिए। अगर मैं शहर जाकर किसी के घर में नौकरानी की तरह काम भी करूँगी, फिर भी मुझे सब्जियाँ बेचने से ज्यादा अच्छे पैसे मिल जाया करेंगे। बेटी, तू सही कह रही है और तूने बहुत अच्छा फैसला लिया है। तू शहर जा और हाँ, हमारी चिंता बिल्कुल मत करना। मैं अपना और तुम्हारे पिता का ध्यान रख लूँगी। अगले दिन नैना शहर के लिए रवाना हो जाती है। शहर पहुँचते ही नैना घर घर जाकर लोगों से काम मांगने लगती है। पूरे दिन भटकने के बाद भी नैना को कहीं भी काम नहीं मिलता। फिर नैना सोचने लगती है, 3 दिन हो गए हैं और मुझे कहीं पर भी काम नहीं मिल रहा है। क्या यहाँ पर किसी को भी नौकरानी की जरूरत नहीं है? मेरे पास थोड़ा बहुत काम था, अब वो भी खत्म हो गया है। अब इतने बड़े शहर में मैं कैसे रहूँगी? और अगर मैं खाली हाथ गांव वापस चली गई तो माँ को कितना बुरा लगेगा। हे ऊपर वाले, मेरी मदद कीजिए। नैना वहाँ खड़े होकर ये सारी बातें सोच ही रही होती है कि तभी वहाँ पर एक बूढ़ी दादी आती है और बोलती है, बेटी, मुझे बहुत जोर से भूख और प्यास लग रही है। क्या तुम मुझे कुछ खाने के लिए दे सकती हो? मेरे पास तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ 10 रुपए है। लेकिन कोई बात नहीं, आप ये पैसे ले लीजिए और इनसे कुछ खा लेना। बूढ़ी औरत को पैसे देकर नैना इधर उधर काम ढूंढने लगती है। कुछ देर तक चलने के बाद नैना को 2 छोटी बच्चियाँ दिखाई देती हैं। दोनों बच्चियाँ नैना से कहती हैं, दीदी दीदी, हमारी दादी बहुत बीमार है, इसलिए हमें उनके लिए दवाई खरीदनी है। क्या आप हमें कुछ पैसे दे सकती हैं? मेरे पास अब केवल 20 रुपए ही बचे हैं, जो मैंने अपने लिए बचाए थे। पर कोई बात नहीं, तुम इन्हें रख लो और अपनी दादी के लिए दवाई खरीद लेना। दीदी, क्या आप हमारे साथ हमारे छोटे से घर में चलोगी? हम अकेले अपनी दादी को डॉक्टर के पास नहीं ले जा सकते हैं। नैना को उन बच्चियों की बातें सुनकर उन पर बहुत तरस आता है और वो उनके साथ उनके घर पर चली जाती है। नैना की उन दोनों बच्चियों के घर जाते ही वो दोनों बच्चियाँ और उसकी दादी परी के रूप में बदल जाती है। असल में वो तीनों परियां थी। तभी पहली परी कहती है, बेटी, हम एक ऐसे इंसान की तलाश में थे जो बहुत नेक हो। क्या तुम हमारी मदद करोगी? हाँ, बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? हम परी लोग की परियां पृथ्वी लोक पर गरीब लोगों की मदद करने आती हैं, लेकिन एक राक्षस ने हमें यहाँ पर कैद कर लिया है और इसलिए हम इस झोपड़ी से बाहर कहीं नहीं जा पाती हैं। क्या? मैंने तो किताबों में पढ़ा था कि परियां बहुत ही शक्तिशाली होती हैं, उनके पास उनकी जादुई शक्तियाँ होती हैं। आपके पास कोई शक्तियाँ नहीं है क्या? हमारी जादुई शक्तियाँ हमारी छड़ी में होती है। जब हमारी राक्षस से लड़ाई हो रही थी, तब हमने अपनी जादुई छड़ी को जादुई फूल के घर में छुपा कर रख दिया। क्या? फूल के घर? पर ये है कहाँ? यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक बहुत घना जंगल है, वहीं पर है 3 जादुई फूल के घर। हम अभी यहाँ से बाहर नहीं जा सकते, इसलिए क्या तुम हमारी जादुई छड़ी वहाँ से ला सकती हो?
लेकिन मैं जादुई फूल के घर में जाऊंगी कैसे? मेरे पास जादुई फूल के तीनों घरों की चाबी है। उन तीनों फूल के घरों में केवल वही लोग जा सकते हैं जो नेक और दूसरों की मदद करने वाले हों। ठीक है, नैना परियों की मदद करने के लिए हाँ कर देती है। हाँ, मैं वहाँ पर जरूर जाऊंगी और आपकी जादुई छड़ी लेकर ही आऊंगी। तभी पहली परी नैना को चाबी दे देती है। चाबी लेकर नैना फूल के घर की तरफ चल पड़ती है। थोड़ी देर बाद चलते चलते नैना जादुई फूल के घर के पास पहुंच जाती है। नैना के वहां पहुंचते ही पहला फूल का घर बोलता है, अगर तुम मेरे घर में आओगी तो तुम्हें मेरे घर में बहुत सारे सोने के सिक्के मिलेंगे, जिन्हें बेचकर तुम बहुत अमीर हो जाओगी। नहीं, तुम मेरे इस घर में आओ, तुम्हें मेरे इस घर में ढेर सारा पैसा मिलेगा, जिससे तुम बहुत बड़ा आलीशान घर खरीद सकती हो और पैसों में तुम जिंदगी भर खेलती रहोगी। दोनों फूल के घर के बोलने के बाद तीसरे फूल का घर बोलता है, अगर तुम मेरे घर में आओगी तो तुम्हें यहाँ सोने के कोई सिक्के नहीं मिलेंगे और ना ही पैसे मिलेंगे, लेकिन हाँ, तुम्हें यहाँ पर परियों की जादुई छड़ियाँ जरूर मिलेंगी। अब तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें परियों की मदद करनी है या खुद अमीर बनना है। मुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन फिर भी मैं पैसे और सोना चांदी नहीं लूंगी। मैं परियों की मदद करना चाहती हूँ, क्योंकि इस वक्त परियां बहुत परेशानी में हैं, इसलिए मुझे उनकी मदद करनी चाहिए। नैना के इतना बोलते ही पहला और दूसरा फूल का घर बोलता है, नैना, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, तुम कभी भी लालच नहीं करती हो। तुम्हारा ऐसा व्यवहार देखकर हम सब बहुत खुश हैं। हाँ, ये फूल घर सही कह रहा है। तुम्हारी अच्छाई देखकर हम दोनों तुम्हें सोने के सिक्के और पैसे देना चाहते हैं। इतना कहकर दोनों फूल के घर सोने के सिक्के और ढेर सारा पैसा वहाँ पर प्रकट कर देती हैं और नैना को दे देती हैं। उन दोनों को धन्यवाद कर नैना तीसरे फूल के घर में जाती है। अंदर जाकर नैना परियों की जादुई छड़ी ले लेती है और परियों के पास जाकर उन्हें वो छड़ियाँ वापस कर देती है। सभी परियां बहुत खुश होती हैं और परियां उनसे कहती हैं, सच में नैना, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। अगर तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती तो वो धन दौलत को चुनती, लेकिन तुम धन दौलत के लालच में नहीं आई। अगर तुम चाहो तो मुझसे कोई भी एक इच्छा पूरी करवा सकती हो। परी जी, आप मुझे बस मेरे घर पर पहुंचा दीजिए। नैना के इतना कहते ही पहली परी अपनी जादुई छड़ी से नैना को उसके घर पर पहुंचा देती है। नैना को अचानक से देखकर कपिल और सावित्री खुश हो जाते हैं। नैना, मेरी प्यारी बच्ची, आ गई तू। अरे, तुझे इतने सारे सोने के सिक्के और पैसे किसने दिए? सावित्री के इतना कहते ही नैना अपनी माँ सावित्री को सारी कहानी सुनाती है। ये सारी बातें सुनकर वो बहुत खुश होते हैं। फिर नैना अपने पिता से कहती है, पिताजी, अब मैं आपके पैरों का इलाज शहर के बड़े से हॉस्पिटल में करवाऊंगी और आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे और आप पहले की तरह चल फिर सकेंगे। अब हमारे पास इतना धन दौलत है कि अब हम शहर में ही अपना जीवन यापन कर सकते हैं और वहाँ पर एक दुकान खोलेंगे और वहीं पर रहेंगे। इसके बाद नैना अपने परिवार के साथ हंसी खुशी से रहने लगती है। नैना के पिता पहले की तरह स्वस्थ हो जाते हैं और उस दिन के बाद से सभी लोग हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगती हैं। बहुत समय पहले की बात है। सोनापुर नाम के गांव में 3 बहनें अपनी चाची के साथ रहती थी। उनकी चाची उनसे घर का सारा काम करवाती थी और तो और वो उन्हें हमेशा चिल्लाती और मारती भी थी। वो खुद तो स्वादिष्ट खाना खाती, लेकिन तीनों बहनों को खाने के लिए बासी खाना ही देती थी। चाची का अपना भी एक बेटा था, जिससे चाची बहुत प्यार करती थी और उसे हर चीज लाकर देती थी। ऐसे ही एक दिन तीनों बहनें सुबह में देर तक सो रही थीं कि तभी वहाँ पर उनकी चाची गुस्से में आ जाती है और उन्हें चिल्लाते हुए कहती है,
अरे ओ महारानियों, ये कोई तुम्हारे बाप का घर नहीं है जो तुम आराम फरमा रही हो। उठो और उठकर काम करो। काम करोगी तो ही खाना मिलेगा, वरना तीनों को भूखे ही रहना पड़ेगा। फिर बैठकर तीनों रोती रहना। चाची की इतना कहते ही तीनों बहनें उठकर बैठ जाती हैं। तभी रानी कहती है, माफ करना चाची जी, कल हम बहुत थक गई थी, इसीलिए उठने में थोड़ा सा लेट हो गया। मैं बस जा रही हूँ काम करने के लिए। इतना कहकर रानी काम करने के लिए वहाँ से चली जाती है। दीदी, हमारे मम्मी पापा कहाँ हैं? वो कब आएंगे? इतने साल हो गए हैं, वो आज तक हमसे मिलने क्यों नहीं आए दीदी? तारा, हमारे मम्मी पापा नेपाल में रहते हैं, इसलिए वो इतनी जल्दी हमसे मिलने नहीं आ सकते। पर तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो, वो बहुत जल्द हमसे मिलने आएंगे। दीदी, मम्मी पापा जब आएंगे ना, तो मैं चाची जी की शिकायत करूंगी कि ये हम तीनों को कितना मारती है, कभी भी हमको प्यार नहीं करती। दीदी, मम्मी पापा से बोलो ना, जल्दी से वापस आ जाएं, मुझे उनकी बहुत याद आती है। हाँ मेरी प्यारी बहन, मैं मम्मी पापा से कहूँगी कि वो जल्दी से आ जाएं। हम तीनों को उनकी बहुत याद आती है। इतना बोलकर चंदा भी काम करने के लिए वहाँ से चली जाती है और रानी से आकर कहती है, दीदी, हम कब तक तारा से ये बात छुपाते रहेंगे कि माँ पापा कभी भी नहीं आएंगे? वो कई साल पहले मर चुके हैं, हमें छोड़कर चले गए हैं। नहीं बहन, अभी तारा बहुत छोटी है, इसलिए उसे ये बात बताना सही नहीं होगा। और फिर वो दोनों बहनें अपने अपने काम में लग जाती हैं। जहाँ रानी खाना बनाती है तो वहीं चंदा कपड़े धोती है और छोटी सी तारा पूरे घर में झाड़ू लगाती है। ऐसे ही काम करते हुए उनका पूरा दिन बीत जाता है, जिस वजह से तीनों बहनें थक कर थोड़ा आराम कर रही होती हैं कि तभी चाची गुस्से में वहाँ पर आ जाती है और उन पर गुस्सा करने लगती हैं। अरे तुम सबको किसने कहा आराम करने को? काम चोर करम जली, खाना बनाने के लिए लकड़ियाँ क्या तुम्हारा बाप लेकर आएगा? जल्दी से अपना अपना मुंह उठाओ और जंगल से लकड़ियाँ लेकर आओ, क्योंकि मेरा बेटा बस आने ही वाला है। फिर वो तीनों बहनें लकड़ियाँ ढूंढने के लिए जंगल में चली जाती हैं और लकड़ियाँ चुनकर उन्हें घर ले आती है और जल्दी जल्दी अपने भाई के लिए खाना बना लेती है। तभी कुछ देर में विनोद भी घर वापस आ जाता है। माँ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, जल्दी से बस खाना लगा दो। अभी लाई मेरा बच्चा, तू हाथ मुँह धो ले, मैं टेबल पर खाना लगा देती हूँ। फिर विनोद हाथ मुँह धोकर आता है और खाना खाने लगता है। माँ, ये क्या कितना बकवास खाना बनाया है, इसमें कोई स्वाद ही नहीं है। मैं पूरा दिन मेहनत करके वापस आता हूँ, काम करके आता हूँ, ये खाने के लिए? रुक, मैं अभी इन चुड़ैलों को बताती हूँ। फिर चाची एक मोटा सा डंडा लेकर विनोद के साथ तीनों बहनों के पास जाती है और फिर वो शैतान चाची डंडे से उन तीनों बहनों को मारने लगती है। इतना मार खाने की वजह से तीनों बहनें फूट फूट कर रोने लगती हैं। माँ, आज इन तीनों को खाना देने की कोई जरूरत नहीं है, आप कुछ दिन इन्हें भूखा ही रहने दो, तभी इन्हें समझ आएगा। विनोद भैया, आप हमारे साथ ऐसा मत कीजिए, हमने बहुत मेहनत से खाना बनाया था। अगर आपको कुछ और खाना है तो वो बता दीजिए, मैं वो अभी बना देती हूँ, मगर मेरी बहनों को भूख से मत तड़पाइए, वो अभी बहुत छोटी है। रानी उनके सामने बहुत मिन्नतें करती है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनते और फिर विनोद तीनों बहनों को एक कमरे में बंद कर देता है। इस तरह उन्हें कमरे में बंद हुए 2 दिन गुजर जाते हैं। भूख और प्यास से छोटी तारा की हालत खराब होने लगती है।
दीदी दीदी, मुझे मुझे बहुत प्यास लगी है। पानी पानी पीना है मुझे। मुझे पानी लाकर दो ना। पानी पानी। तारा, चंदा, तुम दोनों यहाँ पर रुको। मैं अभी कुएं से पानी लेकर आती हूँ। तुम यहीं पर मेरा इंतजार करना। रानी खिड़की से किसी न किसी तरह बाहर निकल जाती है। उसके पाँव में चोट भी लग जाती है, लेकिन फिर भी वो पानी भरने कुएं पर चली जाती है। आखिरकार किसी तरह वो कुएं के पास पहुँच ही जाती है, लेकिन कुएं पर पहुंचकर वो जोर जोर से रोने लगती है। माँ, पापा, आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? आप नहीं जानते हम आपके बगैर कैसे जी रही है। अभी तारा की हालत बहुत खराब है। उस छोटी सी बच्ची ने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। रानी ऐसे ही रो रही थी कि तभी उसकी कुछ आंसू की बूंदें कुएं पर गिर जाती है और उस कुएं से तेज रोशनी आने लगती है और तभी वो कुआं बोल पड़ता है। बेटा चुप हो जाओ, तुम्हारे सभी दुख खत्म हो जाएंगे। ये लो जादुई 3 लहंगे तुम्हारे और तुम्हारी बहनों के लिए। तुम्हें जब भी कुछ चाहिए होगा, ये जादुई लहंगे तुम्हें वो सब कुछ देंगे। क्या सच में? धन्यवाद कुआं जी। उसके बाद रानी खुशी खुशी वो लहंगे लेकर अपने घर आ जाती है और अपनी बहनों को वो जादुई लहंगे के बारे में बताती है, जिसके बाद तीनों बहनें वो जादुई लहंगे पहन लेती हैं। लेकिन तभी रानी जादुई लहंगे से कहती है, ये जादुई लहंगे, हमें बहुत तेज भूख लगी है, हमें कुछ खाने के लिए दे दो। रानी के इतना कहते ही वहाँ पर बहुत सारा खाना आ जाता है और रानी की दोनों बहनें उसे देखकर हैरान हो जाती हैं। पर ये सब उनकी शैतान चाची और विनोद भी देख लेता है। अच्छा, तो ये तीनों जादुई लहंगे हैं। रुको, अभी इनसे ये लहंगे छीन लेती हूँ। चलो तुम तीनों, मुझे दो ये लहंगे। मैंने कहा मुझे दो, अभी के अभी। नहीं चाची जी, ये लहंगे हमारे हैं। मुझे ये जादुई कुएं ने दिए हैं। हाँ, हम ये लहंगे आपको नहीं दे सकते चाची जी। आपने हमसे सब कुछ तो छीन लिया, इसे तो मत लो चाची जी। क्या कहा? नहीं देगी? मैं खुद ले लूंगी फिर। विनोद, चल छीन ले इनसे बेटा। फिर चाची और विनोद तीनों बहनों से लहंगे छीनने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी तारा अपने जादुई लहंगे से कहती है, हे जादुई लहंगे, मारो इन दोनों को। जादुई लहंगे के जादू से उन दोनों के ऊपर बड़े बड़े पत्थर गिरने लगते हैं और वो दोनों जख्मी हो जाते हैं। अरे तारा बेटी, माफ कर दो अपनी चाची को। अरे रोक दे बेटा, रोक दे, वरना मर जाएगी तेरी चाची। जाने दे तारा, माफ कर दे इन्हें। लेकिन ये बहुत गंदी है, ये हमें बहुत मारती है। अरे नहीं नहीं बेटा, माफ कर दे मुझे। आज ये बात कभी भी नहीं मारूंगी। फिर तारा अपने जादुई लहंगे से रुक जाने के लिए कहती है और उसके बाद वो तीनों बहनें वहाँ से चली जाती है और गांव के बाहर जाकर अपना एक नया सा घर बनवाती है। जादुई 3 लहंगे की मदद से वो आज एक नई जिंदगी जी पाती है और उन्हें अपनी शैतान चाची से छुटकारा भी मिल जाता है। राजस्थान में कावेरी नाम की एक औरत अपनी 3 बेटियों और पति के साथ रहती थी। कावेरी का पति एक हादसे में अपने दोनों हाथ और पैर खो चुका था, इसलिए वो चादर ओढ़ के पूरा दिन बिस्तर पर पड़ा रहता था। घर का पूरा खर्चा अकेले कावेरी ने ही उठा रखा था। कावेरी की तीनों बेटियों ने इसी साल स्कूल खत्म किया था। उन्हें कॉलेज में एडमिशन करवाना था, लेकिन कावेरी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो तीनों बेटियों का एडमिशन एक साथ कॉलेज में करवा सके। माँ, कॉलेज में एडमिशन की डेट खत्म होने वाली है, क्या हम कॉलेज में एडमिशन नहीं करवाएंगे?
बेटी, तीनों का एडमिशन एक साथ करवाना मेरे लिए संभव नहीं है, लेकिन फिर भी तुम चिंता मत करो। मैं अभी जमींदार के यहाँ से कुछ कर्ज मांग कर लाती हूँ। फिर कावेरी अपनी तीनों बेटियों का कॉलेज में एडमिशन करवाने के लिए जमींदार के घर पर कर्ज मांगने चली जाती है। सेठ जी, मुझे 60,000 रुपए की जरूरत है। मुझे अपनी बेटियों का एडमिशन करवाना है। मुझे आपसे कर्ज चाहिए सेठ जी। ठीक है, ले लो पैसे, लेकिन याद रखना 1 साल के अंदर अंदर तुमने अगर पैसे वापस नहीं लौटाए तो तुम्हें उसका दुगना पैसा चुकाना पड़ेगा। ऐसे ही जितना समय बीतता जाएगा तुम्हारे पैसे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, मुझे मंजूर है। इसके बाद जमींदार कावेरी को 60,000 रुपए दे देता है। कावेरी जमींदार का धन्यवाद करके अपने घर चली जाती है और अपनी बेटियों से कहती है, बेटियों, ये लो पैसे और तीनों अपना अपना एडमिशन कॉलेज में करवा लो। कावेरी की तीनों बेटियां कॉलेज में एडमिशन तो करवा लेती हैं, लेकिन जब वो कॉलेज जाना शुरू करती हैं, तो वहाँ पर बहुत ही खूबसूरत लड़के और लड़कियाँ थे। उन सभी के बीच में तीनों बहनों को बहुत अजीब सा महसूस होता है। तभी सबसे बड़ी वाली बहन बोलती है, अनन्या, यहाँ तो सबने इतने अच्छे कपड़े पहन रखे हैं और हमारे कपड़े देखो, उनके आगे तो हम भिखारी की तरह लग रहे हैं। कहीं ये लोग हमारा मजाक न बना दें। अरे नहीं दीदी, मेरे ख्याल से यहाँ पर किसी को किसी से कोई मतलब नहीं होता होगा। वो आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी उनके पास एक अंजलि नाम की बहुत ही खूबसूरत लड़की अपने फ्रेंड सर्कल के साथ आती है और कहती है, हेलो, मेरा नाम अंजलि है। वैसे तो तुम तीनों के चेहरे देखकर तीनों बिल्कुल बहन लग रही हो। जी, हम तीनों बहनें ही हैं। बाय द वे, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें नहाना धोना नहीं सिखाया क्या? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मतलब ये कि तुम तीनों कितनी लो स्टैंडर्ड लग रही हो। तुम्हें पता नहीं है कि जब हम बाहर जाते हैं तो हमें अच्छे कपड़े पहनकर जाना चाहिए। उसके बाद अंजलि उन तीनों बहनों को क्लास में लेकर जाती है और पूरी क्लास में अनाउंसमेंट कर देती है, पूरी क्लास मेरी बात कान खोल कर सुन ले। कोई भी इन तीनों लड़कियों से दोस्ती नहीं करेगा और अगर किसी ने इन तीनों गवार से दोस्ती की तो वो मुझसे बात नहीं करेगा। अंजलि एक बहुत ही सुंदर लड़की थी, साथ ही बहुत घमंडी भी थी। उसके पापा कॉलेज के प्रिंसिपल थे। उसे इस बात का बहुत घमंड था। सारी क्लास वाले अंजलि से बात करने के लिए उसके आगे पीछे घूमते रहते थे, क्योंकि अंजलि ने सबको तीनों बहनों से बात करने के लिए मना किया था। तो पूरी क्लास में कोई भी तीनों बहनों से बात नहीं करता था। इतना ही नहीं, सभी लोग मिलकर तीनों बहनों को परेशान भी किया करते थे। उसी कॉलेज में एक सेकेंड ईयर में पढ़ने वाला बहुत ही ज्यादा डैशिंग और स्मार्ट आकाश नाम का लड़का भी पढ़ता था। आकाश की स्मार्टनेस पर पूरा कॉलेज मरता था, लेकिन आकाश किसी को भाव तक नहीं देता था। अंजलि भी आकाश के पीछे पागल थी, लेकिन आकाश अंजलि को भी कुछ नहीं समझता था। इसी तरह कुछ समय बीतते गए। तीनों बहनों को कॉलेज में पढ़ते पढ़ते पूरा 1 साल हो गया, लेकिन इस 1 साल में उन्हें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। दीदी, अगर मुझे पता होता कि कॉलेज के लोग इतने गंदे होते हैं तो मैं कभी भी यहाँ पर एडमिशन नहीं करवाती। ये लोग हमारा कितना मजाक बनाते हैं। कोई बात नहीं छोटी, माँ ने हमें यहाँ पढ़ने के लिए भेजा है। हम मन लगाकर पढ़ाई करेंगे और वैसे भी एग्जाम्स आने वाले हैं, जी जान लगाकर मेहनत करना। फिर क्या था, एग्जाम्स हुए और तीनों बहनों ने टॉप किया। तीनों बहनों ने टॉप किया, ये देखकर अंजलि बहुत जल गई। अंजलि से ये बात बर्दाश्त ही नहीं हुई कि तीनों गवारों ने टॉप कैसे कर लिया। अंजलि मन ही मन सोचती है,
वैसे कॉलेज में एनुअल फंक्शन होने वाला है। फंक्शन में पहनने के लिए इन तीनों बहनों के पास कपड़े तो होंगे नहीं। मैं वहीं इनका मजाक बनाऊंगी। पूरे कॉलेज के आगे इनकी खूब बेइज्जती करूंगी, तब इनको समझ में आएगा। उसके बाद फिर से अंजलि अपने सभी फ्रेंड्स के साथ तीनों बहनों के पास जाती है और उनसे बोलती है, ओ तीनों हीरोइन, कॉलेज में एनुअल फंक्शन होने वाला है, क्या पहनकर आ रही हो तीनों? वही फटे पुराने कपड़े या कुछ अच्छा? अंजलि की ये बात सुनकर उसके सारे फ्रेंड्स भी जोर जोर से हंसने लगते हैं। ये देख तीनों बहनों को अपनी बहुत ज्यादा बेइज्जती भी होती है। उसके बाद वो बिना कुछ कहे कॉलेज से बाहर आ जाती है और घर जाते वक्त अनन्या कहती है, हमारे पास तो सच में पहनने के लिए कोई भी कपड़े नहीं है। कॉलेज के फंक्शन में अंजलि हमारा बहुत मजाक बनाने वाली है। तुम सही कह रही हो अनन्या, देखो अब क्या होता है। अनन्या और वीरा ये बात कह ही रही थी कि तभी सबसे छोटी वाली बहन बोलती है, दीदी क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कोई जादू हो, कोई परी हमें आकर सुंदर सुंदर गाउन दे दे? अरे नहीं पगली, ऐसा बस कहानियों में होता है, असली जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं होता। वीरा इतना कह ही रही थी कि तभी आसमान से एक परी उतरती है। परी को आता देखकर छोटी वाली बहन बोलती है, अरे दीदी देखो परी आ गई। तीनों बहनें परी को देखकर हैरान हो जाती हैं। लड़कियों हैरान मत हो, मैं वही परी हूँ जो तुम्हारी मदद करेगी। कॉलेज के एनुअल फंक्शन में पहनने के लिए मैं तुम तीनों को बहुत ही सुंदर सुंदर गाउन दूंगी। फिर क्या था, परी ने अपनी छड़ी घुमाकर 3 गाउन प्रकट कर दिए और तीनों बहनों को एक एक गाउन दे दिया। गाउन पाकर तीनों बहनें बहुत खुश हुई। तभी अनन्या ने कहा, अरे वाह, ये गाउन तो बहुत ही लाजवाब है। अब देखते हैं वो अंजलि की बच्ची हमारा मजाक कैसे बनाती है। अनन्या, ये गाउन सिर्फ दिखने में ही सुंदर नहीं है, ये जादुई भी है, ये तुम्हें सब कुछ देगा। इतना बोलकर परी वहाँ से चली जाती है। उसके बाद तीनों बहनें वो गाउन लेकर अपने घर चली जाती हैं। फिर फंक्शन वाला दिन आ जाता है और तीनों बहनें अपने सुंदर सुंदर गाउन पहनकर एनुअल फंक्शन में पहुंच जाती हैं। क्योंकि वो गाउन जादुई थे, इसलिए उसे पहनते ही तीनों बहनों की खूबसूरती भी बढ़ गई थी। फंक्शन में जाने के बाद सारे स्टूडेंट की नजर सिर्फ तीनों बहनों पर ही टिक गई थी। यहाँ तक कि कॉलेज के सबसे स्मार्ट लड़के आकाश की भी नजर तीनों बहनों पर ही थी। अंजलि तीनों बहनों को देखकर बहुत जल जाती है। अरे इनके पास इतने खूबसूरत गाउन कहाँ से आ गए? अभी इनके गाउन खराब करती हूँ। उसके बाद अंजलि वीरा के कपड़े पर कोल्ड ड्रिंक गिरा देती है। वहीं खड़ा आकाश ये सब कुछ देख रहा था। वो वीरा के पास आकर कहता है, अगर आप बुरा न माने तो मैं आपका गाउन साफ करने में आपकी मदद कर सकता हूँ। हाँ जी, क्यों नहीं। ये देखकर अंजलि और ज्यादा जल जाती है। उसकी चाल एकदम उल्टी पड़ जाती है। जादुई गाउन पाने के बाद तीनों बहनों की तो जिंदगी ही पलट जाती है और पूरा कॉलेज उनसे बात करने के लिए उनके आगे पीछे घूमता रहता था। यहाँ तक कि आकाश भी। इधर जादुई गाउन से वो तीनों और बहुत सारे कपड़े मांग लेती है और साथ ही जादुई गाउन से वो तीनों गरीब से बहुत ही अमीर हो जाती है और हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।